हेलो, आज की क्लास हमारी करंट अफेयर की क्लास है। आज 7 जून या 7 जून की करंट अफेयर की क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे फार्मेसी से रिलेटेड सारी ही इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती है। इसके अलावा कोई बड़ी वैकेंसी होगी तो उसके बारे में भी टाइम टू टाइम बताते रहूँगा मैं। और हमारे चैनल पे कम्युनिटी टैब ऑप्शन है, आप जब भी चैनल पर विजिट करो तो उसके अंदर आप ज़रूर क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, बहुत सारे अच्छे अच्छे MCQs हैं। इसके अलावा चैनल के ऊपर ना मैंने अभी कल ही एक पोस्ट भी डाली थी कि आप फार्मासिस्ट के साथ साथ किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप उसके अंदर पोल है, आप उसे भी अटैम्प्ट करो, जिससे मुझे थोड़ी एक्यूरेसी मिले कि अधिकतर बच्चे फार्मेसी के अलावा और किस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं। तो बस आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मोहल्ला क्लिनिक जो फार्मासिस्ट का भी एग्ज़ाम हुआ था उसकी कोई भी अपडेट आएगी तो मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूँगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको पता है अभी बीजेपी की एक प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा, उन्होंने एक बयान दिया था मोहम्मद इस पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम के ऊपर, जिसके चलते इस्लामिक कुछ कंट्रीज़ हैं वो भड़क गए एक तरह से। तो उसके बाद क्या है, उन्होंने भारत के राजदूतों को, मतलब जो एनवॉय होते हैं या जो एम्बेसडर होता है, सिंपली एनवॉय होता है, जो एम्बेसडर भी बोल देते हैं, तो उन्हें बुला के समन किया है कि भाई भारत को कहो कि वो इनसे माफ़ी मांगे। तो ऐसे ये भड़कती रहते हैं, वैसे हर दूसरे तीसरे दिन इनका यही काम है। खैर ये तो किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी हो गई। अगर मैं इस बात को साइड रखूं, मोस्टली जो ये जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज है अधिकतर, सॉरी ये है गल्फ कंट्री, मैंने गलत बता दिया, ये ये जो गल्फ कंट्री है, इस्लामिक OIC की कंट्री भी है ये हर दूसरे तीसरे दिन कभी फिलिस्तीन के मुद्दे पर, कभी कश्मीर के मुद्दे पर भड़कते रहते हैं। लेकिन हाँ, इस बार ये थोड़ा धर्म से रिलेटेड मुद्दा है। मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा धर्म से रिलेटेड क्या है क्या नहीं, आप सब समझदार हो और सबको न्यूज़ पता है। अगर किसी को न्यूज़ ना पता हो तो मैं आपको न्यूज़ बता दूंगा। आपको न्यूज़ ये है कि एक डिबेट चल रही थी, उसके अंदर मैं न्यूज़ बता रहा हूँ, बस जो न्यूज़ के अंदर बात है, इसके अंदर एक पैसे का भी मेरे तरफ से कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं है, अपनी मर्जी से मैं एक शब्द नहीं बोल रहा हूँ। न्यूज़ के अंदर नुपुर शर्मा और कोई मतलब इस्लाम पक्ष की तरफ से कोई इंसान था और इधर से नुपुर शर्मा थी। यहाँ इनकी कोई बात चल रही थी तो इधर से एक बयान आया कि मतलब शिवलिंग के, शिव जी से रिलेटेड कोई बयान आया, उसके उसके मतलब इधर से एक बयान आया, इधर से जो इनका बयान आया, इन्होंने जो ये है पैगंबर मोहम्मद है, इनकी कभी शादी हुई होगी, दूसरी शादी या किसी नाबालिग लड़की से, तो उसके ऊपर इन्होंने बयान दिया नुपुर शर्मा ने, और इन्होंने शिव जी के ऊपर या शिवलिंग के ऊपर कोई बयान दिया था। इस्लाम पक्ष ने, हम सीधी सी बात कहें, इन्होंने शिव जी का अपमान किया तो इन्होंने पैगंबर का अपमान किया, ऐसा कहना है मीडिया रिपोर्ट्स का, मैं नहीं कह रहा हूँ। नुपुर शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है कि इन्होंने शिव जी का अपमान किया, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है कि इन्होंने हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान किया। तो दोनों तरफ के ट्वीट है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ट्वीट की स्क्रीनशॉट लाना भूल गया, नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट ला के आपको दिखा देता। तो ठीक है, आप खुद भी जान सकते हो मामला क्या है, कोई इतना इस चीज़ पे ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत है नहीं, आप सरकार अपना आप समझ लेगी इसे। तो कौन कौन से देश भड़के हैं, कतर और कुवैत, ये इन्होंने कह दिया, मतलब कि भारत माफ़ी मांगे। सऊदी अरेबिया वगैरह भी है, लेकिन इन्होंने कहा है कि माफ़ी मांगनी पड़ेगी भारत को इस चीज़ को लेकर। वहीं भारत का बयान क्या है कि जिस पर्सन ने बोली है बात, वो भारतीय का एक स्पोक पर्सन तो है, लेकिन वो कोई भी ऐसा पद ग्रहण नहीं करता, वो व्यक्ति या पर्सन जिससे क्या है मतलब संसार के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़े। हमने उन्हें क्या है सस्पेंड कर दिया है, और जो उन्होंने बोला था उसके बदले हमने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। बाकी इससे कोई इंटरनेशनल मुद्दा उठने का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल इंडिया ने सॉरी नहीं कहा, कुल मिला के बात यह है। इस मामले से हुआ क्या, भारत की इंटरनेशनल छवि खराब हुई, बाकी देशों के अंदर बॉयकट इंडियंस गुड हो गया, मतलब भारत से बनी चीज़ों का सार्वजनिक बहिष्कार वगैरह भी स्टार्ट हो गया। पहली बार खाड़ी देश ने कदम उठाया ऐसा।
और इसी समय पे भारत के जो उपराष्ट्रपति है, मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया है, वेंकैया नायडू, ये भी कतर के दौरे पे है। तो ठीक है, भाजपा के नुपुर शर्मा ने अपना बयान वापस ले लिया और इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे ये भी लिखा कि इन्होंने जो साफ साफ, मैं डिट्टो इनके वर्ड बता रहा हूँ कि एक बहस चल रही थी वहाँ, उन नुपुर शर्मा ने कहा मेरे आराध्य शिव जी का अपमान हुआ, शिवलिंग का, जिसके कारण रोष में आके, जिसके कारण रोष मतलब क्रोध में आके मैंने भी कुछ बोल दिया। अगर इससे किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं अपनी जो वाक्य है या जो अपना मेरी स्टेटमेंट है, मैं इसे वापसी लेती हूँ और एक तरह से मैं सॉरी फील करती हूँ और मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, ये इन्होंने कहा अपनी उसके अंदर, ट्वीट के अंदर। आप जाके ट्विटर हैंडल के अंदर नुपुर शर्मा का ट्वीट देख सकते हो, मैं देख के आया हूँ। ये जो टॉपिक होते हैं ना धर्म से रिलेटेड, इन्हें पढ़ाते समय बहुत वो रखना पड़ता है, अगर एक भी शब्द इधर से उधर बोल दिया तो बात का बतंगड़ बन जाता है आपस में। तो आपको बस ऐसा न्यूज़ पढ़नी है, हमें ये नहीं पढ़ना कि इसने ठीक कहा कि उसने ठीक कहा कि किसने ठीक कहा, जो जिसने कहा वो कहेंगे, हमारा काम अपनी पढ़ाई का है। देखो 6 मिनट खा गया क्वेश्चन, और जबकि सिर्फ 2 मिनट का क्वेश्चन था। कतर और ये दूसरा देश, ये रहा हमारा कतर और कुवैत। देखो आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने देश का पहला वार गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थापित किया। एक तरह से गेम है, जैसे दुश्मन है किस तरह से टैक्टिक्स होती है लड़ाई वगैरह की, एक तरह से गेम है ये। इस तरह इंसान पूरा उस चीज को पहन के, एक वर्चुअल गेम है एक तरह का। इंडिया अपकमिंग एआई पावर्ड वार गेम सेंटर कहाँ खुला है? दिल्ली के अंदर। मिलिट्री जोन दिल्ली के अंदर स्थापित हुआ। ये क्या है? वर्चुअल रियलिटी से जुड़ा एक 3D मॉडल है। इसमें क्या है, ट्रेनिंग प्रशिक्षण वगैरह भी होगी, वर्चुअल रियलिटी का माहौल भी होगा। आपको क्या है, एक वर्चुअल ग्लास लगा देंगे आपकी आंखों के ऊपर, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं बैटल फील्ड के अंदर हूँ। आपके हाथ में एक लकड़ी की बंदूक पकड़ा देंगे या प्लास्टिक की, आप उससे फायर करोगे, आपको ऐसा लगेगा हाँ सच में बंदूक फायर कर रहा हूँ। तो एक तरह से बहुत अच्छी ट्रेनिंग का काम भी करेगा, और गेम तो है ही। एक फिल्म आई थी रावण जीवन करके, कौन सी थी वो, उसके अंदर भी कुछ इस तरह की गेम था, आपको याद होगा। जो वर्चुअल ट्रेनिंग कमांड है या वारडेक है, वार गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, ये किस यूनिवर्सिटी के साथ इसने अपना एमओयू साइन किया? याद रखना, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। कहाँ? दिल्ली के अंदर। और ये क्या है? राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। तो ज़्यादा तो इसके अंदर क्या है बोलो, हमने पढ़ लिया 3D गेम वगैरह है इसके अंदर, प्रशिक्षण वगैरह दिया जाएगा, वर्चुअल गेम है। वार गेम का मॉडल क्या है? युद्ध के साथ साथ आतंकवाद अभियानों के अंदर कैसे काम किया जाता है, ऐसा आप गेम खेलते हैं, आपको लेवल पार करने होते हैं ना। आपको गेम के अंदर दिखाया गया एक बिल्डिंग है, इसके अंदर आतंकवादी है, आप बाहर हो, आपको गेम खेलना है, आतंकवादी को मारना है। तो आपको पता लगेगा टैक्टिक्स किस तरह चिपकते हैं, कैसे कैसे निशाना लगाया जाता है, अगर कोई आतंकवादी इतनी मीटर दूरी पे है, किस तरह मतलब गेम्स है, कैसे कितनी दूरी से मारना है, कैसे मारना है, सिर पे मारे पैर पे मारे। एक तरह से रियलिटी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड गेम है ये। तो अच्छा गेम है, यही कहूँगा मैं तो। किन देशों के पास ऐसे सिस्टम है? तो वारडेक जैसे सिस्टम है अमेरिका, इसराइल, यूनाइटेड किंगडम के पास ऐसे तरह के वार गेम है। चाइना वगैरह रिवेल नहीं करते, तो इनका पता नहीं इनके पास है या नहीं है। ये गेम क्या खेलेंगे, तो जानवर को मारने से ना फुर्सत नहीं है। क्या कोरोना के काल में पता नहीं क्या क्या मार के खा गए, चमगादड़ वगैरह। विश्व पर्यावरण दिवस, ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। थीम क्या है? ओनली वन अर्थ इस बार की थीम है। ठीक है, 1972 में इसकी नींव रखी थी। ओके, देखो अभी क्या, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जैव जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधित करके पेट्रोल को इथेनॉल के मिश्रण में 20% का लक्ष्य रखा है। देखो पहले 100% पेट्रोल यूज होता था हमारी कार बाइक्स के अंदर। आपको पता है भारत क्या है, $100 बिलियन का एक साल के अंदर, इससे ज्यादा बिलियन डॉलर्स का, ओहो, $100 बिलियन का तेल खा जाता है या पी जाता है एक साल के अंदर, इतना ज्यादा इम्पोर्ट होता है। 100% तेल यूज करते थे हम अपनी गाड़ी में, अब हम क्या करते हैं,
100% और 10% की मिक्सिंग करनी स्टार्ट की हमने। मतलब ये तो 90% बता, सॉरी, 90% एल्कोहल और 10% एल्कोहल या इथेनॉल। इथेनॉल मतलब एल्कोहल। जहां हम 100 बिलियंस का मंगाते थे, अब हम पहले 100% की जगह 90% मंगा रहे हैं, तो 100 से क्या 90 बिलियन हो गया। क्या टाइम के साथ साथ हमारी खपत बढ़ गई, दोबारा हम क्या लगभग 100 बिलियन की मंगा रहे हैं। अगर हम 100% एल्कोहल यूज करते तो $150 बिलियन बैठता हमारा खर्चा, जो अभी $100 बिलियन पे ही है। तो $50 बिलियन किसने बचाए, हमारे इस इथेनॉल मिक्सिंग ने बचाए। पहले 10 किया, फिर 15 किया, अब हमारा लक्ष्य है कि 80% मतलब पेट्रोल हो और 20% उसके अंदर एल्कोहल या इथेनॉल हो। तो कब तक का लक्ष्य रखा है हमने, 2025 तक का। बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट डिसीजन है और इससे बहुत फायदा भी होगा और थोड़ा प्रदूषण भी कम होगा। आपको पता है ना, एक तो होता है हमारा इथाइल अल्कोहल, एक होता है मिथाइल अल्कोहल। ये इथाइल अल्कोहल C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है। तो इसकी क्या है, हम यूज करेंगे, ठीक। इससे प्रदूषण वगैरह कम होगा भारत के अंदर। भारत को इससे क्या है, 41,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बचत हो गया। इतने रुपए हमें एक्स्ट्रा नहीं खर्चने पड़ेंगे। तो आपको बिलियंस में ना समझ आए तो यहाँ से तो समझ आ जाएगा। 1 करोड़ का मतलब तो समझते हो, 41,000 करोड़ बहुत तगड़ा अमाउंट है। ये फिर भारत के अंदर क्या डेवलपमेंट में यूज़ होगा, हमारी दुनिया भर की और स्कीम्स के अंदर यूज़ होगा, तो भारत के अंदर डेवलपमेंट बढ़ेगा, सीधी सी बात है। मैं क्वेश्चन करवाते करवाते थोड़ा ज़्यादा गहराई में चला जाता हूँ, ठीक है। इथेनॉल में पानी की मात्रा लगभग ना के बराबर होती है। मैंने आपको इसके यूज़ बता दिए, 85% और फिर 80%। हाल ही में संगीतकार पंडित भजन सोपारी का निधन 2 जून को हो गया। ये किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे, तो ये किसके लिए मशहूर थे, संतूर के लिए मशहूर थे। अभी एक और बिरजू महाराज भी जिनका निधन हुआ, वो भी क्या है, संतूर के लिए बहुत फेमस थे, याद रखना ये पर्सन। अगर देखें 73 वर्ष के थे, कैंसर से जूझ रहे थे, 1948 में जन्म हुआ था, कश्मीर की घाटी से थे, भारतीय शास्त्रीय संगीत सूफियाना घराने से संबंधित थे। ठीक है, हमें इतना याद रखना, संतूर बजाते थे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 6,000 से ज़्यादा अधिक संगीत इन्होंने तैयार किए, फारसी अरबी विदेशी भाषाओं में भी क्या संगीत लिखे। इन्हें अवार्ड क्या है, 2004 के अंदर पद्मश्री मिला, 2009 में बाबा अलाउद्दीन खान अवार्ड मिला। अब ये अलाउद्दीन खान अवार्ड 2011 में, M.N. माथुर अवार्ड 2011 में ही जम्मू कश्मीर स्टेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इन्हें मिला। संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, इंपोर्टेंट पुरस्कार है, 1992 के अंदर ये भी मिला। आरबीआई ने सरकार को, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार को 2021-22 के लिए जो अपने एक तरह से राशि, ये जो टैक्स वगैरह से राशि मिलती है आरबीआई के अंदर जमा होती है, सरकार को खर्च करने के लिए आरबीआई देता भी है कि भाई इस बार इतनी कमाई हुई, लो अपना कमीशन। तो आरबीआई ने इस बार कितनी वो मतलब पैसे दिए, 30,307 करोड़ रुपए इस बार मुनाफा हुआ एक तरह से हमें। यही चीज़ याद रखने की है और कुछ नहीं है। आपको पता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये आपको पता होना चाहिए, दो टर्म्स क्या होती है। रेपो रेट समझते हैं ना, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट, ये आ गया। रेपो रेट क्या होती है, जो बैंक है, ये आरबीआई है, जो बैंक अपना धन आरबीआई में जमा करता है, जब इसके पास ज़्यादा धन हो जाएगा जमा करेगा तो इसे ब्याज भी लेगा इससे कुछ, उस ब्याज की बोलते हैं रेपो रेट। और जब आरबीआई बैंक को लोन देती है तो ये भी ब्याज लेगी बैंक से, इसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। मैं सिर्फ आपको खबर पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा। आरबीआई की पहली स्थापना कब हुई, पहला बैंक कौन था, किसके द्वारा खोला गया, हमें अपने पेपर के हिसाब से पढ़ना है। DSSB का पेपर आप देख भी रहे हो, मैं और भी सब्जेक्ट के आपको प्रीवियस ईयर करवाऊंगा, जैसे हिंदी के चालू हैं इस तरह और सब्जेक्ट के भी चल जाएंगे। पहले हम सिलेबस खत्म करेंगे।
और हिंदी में तो आप साथ साथ सिलेबस भी चला रहे हैं, इसी तरह और सब्जेक्ट के भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस पढ़ाई करनी है। आपको पता है ना, बहुत मशहूर के 31 मई को इनका निधन हो गया। ये क्या थे तो सबको पता, गायक थे। इनके बहुत सारे सॉन्ग होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, स्कूल की फेयरवेल पार्टी के अंदर इनका बहुत सॉन्ग चलता है। मैं तो सॉन्ग ही भूल गया, पल एक सॉन्ग है इनका, पल। मैं मतलब हमारी फेयरवेल पार्टी में तो यही चला था, और आपकी में भी यही चला होगा जब आप 12वीं 10वीं क्लास में होंगे। आ, पल, पल कैसा पल मिल के जाए, जो भी था, अब मैं गलती से भूल गया। बहुत अच्छा सॉन्ग है और सुनने में भी मजा आता है। तो बहुत सारे फेमस इन्होंने सॉन्ग गाए हैं। तो 31 मई 2022 को कोलकाता के शो के दौरान इनका निधन हो गया, हार्ट अटैक से। ऐसी खबर आई है कि हार्ट अटैक से हुआ है। दिल्ली के अंदर जन्मे थे और कोलकाता के अंदर इनकी मृत्यु हो गई है। आंखों में तेरी, ओम शांति का बहुत तगड़ा सॉन्ग, जरा सा जन्नत फिल्म का, खुदा जाने, बचना है हसीनो फिल्म, तड़प तड़प, हम दिल दे चुके सनम, बहुत ज्यादा मतलब अल्टीमेट सॉन्ग इनके द्वारा गाए गए हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है? हम दो हमारे, हमारे दो, हम दो हमारे दो, ये पति पत्नी और इनके बच्चे भी कितने? दो। ये फर्टिलिटी रेट है, ये एक स्टेबल पॉपुलेशन की है। वैसे ये स्टेबल पॉपुलेशन नहीं होती। 2.1 से लेके 2.3 या 5 तक ये होती है स्टेबल पॉपुलेशन, क्योंकि जो हम दो हमारे दो, इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग मर जाते हैं आकस्मिक दुर्घटना के दौरान, तो इससे क्या है, पॉपुलेशन कम होने लगती है। तो हाँ, भारत अब धीरे धीरे रिवर्स पॉपुलेशन की ओर जा रहा है, मतलब धीरे धीरे भारत की पॉपुलेशन उस वृद्धि से ग्रो नहीं करेगी, धीरे धीरे क्या है, ये लेवल पे आ जाएगी। तो इससे क्या है, हम कह सकते हैं आने वाले टाइम पे भारत के डेवलपमेंट में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब से पहले, अब तो भारत की नीति क्या है, हम दो हमारे दो। अब से पहले भारत की नीति क्या थी, हम दो हमारे होन दो, कितने ही होन दो, ये नीति थी। अगर इस रिपोर्ट के हिसाब से देखें ना, भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्रजनन दर क्षमता बिहार हुआ, कोलकाता हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, ये ऐसे राज्य है जिनके अंदर अभी भी टोटल फर्टिलिटी रेट हाई है। तो जैसे ऐसे यहाँ क्या है, एक तरह से शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा तो ये चीज़ अपने आप ही मतलब कंट्रोल में आ जाएगी। इसके अलावा ये टू जो फर्टिलिटी रेट 2 कैसा ही, इसमें सबसे बड़ा योगदान क्या है, फीमेल एजुकेशन का। पहले फीमेल एजुकेटेड नहीं होती थी तो मतलब वो अपनी हक की आवाज़ भी नहीं उठाती थी। अब क्या, फीमेल एजुकेटेड है तो उन्हें पता है कितने बच्चे करने चाहिए, कितने को अच्छी परवरिश दे सकती है। पहले वो एजुकेटेड नहीं थी तो दबी रहती थी समाज के अंदर। उनके एजुकेशन की वजह से ही ये जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है नॉर्मल हुआ है, तो एक अच्छी बात है। किस आईआईटी के नेतृत्व में विकसित किए गए 5G टेस्ट बेड को पीएम मोदी ने लॉन्च किया? तो कौन से? आईआईटी मद्रास। मैंने आपको पहले बताया था, ये आईआईटी सुर्खियों में रहता है। आईआईटी मद्रास हुआ, रुड़की हुआ, ये बहुत सुर्खियों में रहते हैं। तो मद्रास के अंदर हुआ, इसके अंदर लगभग 220 करोड़ रुपए खर्च भी हुए हैं। ये किसी खास तक मतलब अगर हम इसे सिंपल कहें तो ये क्या है, ये 5G टेस्ट बेड से स्टार्टअप और अन्य उद्योगों में क्या है, बहुत फायदा मिलेगा। भारत के अंदर डिजिटल इकोनॉमी बनने के अंदर बहुत बड़ा योगदान होगा 5G टेस्ट का, ये 5G का। इसे आईआईटी मद्रास के नेतृत्व में आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, बेंगलोर, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, समीर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वायरलेस टेक्नोलॉजी ने मिलकर विकसित किया। आईआईटी मद्रास तो हेड था इसका, बाकी सब क्या पार्टिसिपेंट थे या मेंबर्स थे इसके। यूक्रेन में भारत का दोबारा से दूतावास, एम्बेसी स्टार्ट हो गई है। हम पोलैंड लेके चले गए थे, वापस हमने क्या है, इसके कीव शहर, इसकी कैपिटल क्या है, कीव। यूक्रेन की कैपिटल कीव है, वापस हमने यहाँ अपनी एम्बेसी खोल दी है। अगर हम बात करें रशिया की, रशिया ने इस हिस्से पे, जो मेरा ये मार्कर्स वाला हिस्सा है, ये इतने हिस्से पे अब रशिया का कब्जा है यूक्रेन के अंदर। तो धीरे धीरे अब ये पहले यहाँ तक भी पहुँच गया था एक टाइम पे। ये
इस तरह हो गया था, लेकिन अब ये क्या है, हट गया। तो अभी यहाँ तक कब्जा है, बाकी देखते हैं, इस लड़ाई का तो कुछ हो ही नहीं रहा अभी। तो कीव के अंदर खोल लिया। यूक्रेन के बारे में कुछ बताने का फायदा है नहीं, सबको सब कुछ पता है, क्योंकि जब से लड़ाई हुई है आपको सब पता है। यूक्रेन की गली नंबर 4 में कौन रहता है, 5 में कौन रहता है। पोलैंड की देख लो, इसकी राजधानी क्या है, वॉर्सो है। पोलैंड यहाँ देख सकते हो, ये है पोलैंड, ये यूक्रेन है, ये पोलैंड है। ये बेलारूस, इसका उसका तो पता ही होगा राष्ट्रपति का नाम, लुकाशेंको, बहुत खतरनाक इंसान है। यूक्रेन में भारत के राजदूत कौन है, हर्ष कुमार जैन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। ये तो बिल्कुल पुष्प ही है, ये नहीं झुकेगा, मतलब ऐसा इसने छवि बनाई है अपनी। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज किस देश के अंदर बना, दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज, ये ऐसा ब्रिज है, देखो लटका हुआ सा, जैसा दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज है, कुछ इस तरह का कह सकते हैं, पर वो तो बहुत बड़ा है, ये तो ऐसी ही है, मतलब लटका हुआ है, मतलब कहने का मतलब है कि हवा में झूल रहा है ये, और ये इस तरह तार वगैरह से बंधा हुआ होगा। तो ये किस देश के अंदर है, चेक गणराज्य, वियतनाम, ये क्या है, चेक गणराज्य, इससे पहले वियतनाम में था, अब ये हट गया। इस ब्रिज को स्काई ब्रिज का नाम दिया गया है, दो पर्वत को जोड़ता है, और नेपाल के पुल से लंबा है। नेपाल का पुल भी था लंबा, इससे भी लंबा है। चेक गणराज्य क्या है, इसकी कैपिटल क्या है, प्राग, करेंसी क्या है, चेक करुणा, प्रेसिडेंट क्या है, मिलो जमान, प्राइम मिनिस्टर क्या है, पेट्र फियाला। कुछ याद नहीं होने का, मुझे भी पता है, भूल जाओ। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA किस वर्ष लॉन्च किया, या किस वर्ष तक, मतलब लॉन्च करने के बाद कब तक इसकी लिमिट बढ़ा दी है, 2026 तक ये जारी रहेगा। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक इसे विस्तार करने का नाम दिया। इसका उद्देश्य क्या है, पंचायती राज व्यवस्था और शासन क्षमताओं को विकसित करना। इसके अंदर केंद्र सरकार फंड देती है राज्यों को। तो बस आज की वीडियो के अंदर ही मैं एक ही बात करना चाहूँगा, कम्युनिटी टैब के अंदर एक्टिव रहो। मैंने एक क्वेश्चन भी, आप जब कम्युनिटी के अंदर जाओगे, स्क्रॉल करोगे नीचे जाके, तो आपको दिखेगा मैंने एक क्वेश्चन पूछ रखा कि आप किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहो तो उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे MCQ क्वेश्चन भी मैं उसके अंदर डालता रहता हूँ, वो भी अटैम्प्ट करना बहुत अच्छा रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।